Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study work and energy. Now start the lecture and understand what is work. See, when a force is applied on an object and if object is displaced in the direction of force, then this would be known as work. For an example, this is a box, right? And somebody is pushing this box in this direction, right? Which means that the direction of force is this. या हम ये कहें कि इस डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इसी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या हम ये कहें कि दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसी को क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है. तो सिंपली हम कह सकते हैं when a force is applied on an object and if the object is displaced in the direction of force, then this is known as work. बट इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो थोड़ी इससे क्या है, डिफरेंट है. और यदि आप एग्जाम में लिखते हैं तो इसकी मैथमेटिकली ही डेफिनेशन को ही आप, या इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसको ही आप लिखें. साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है यही कि यही. देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट then the product of force and displacement of object in the direction of force is known as work. जैसे हमने मान लिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट d हो रहा है, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क. तो सिंपली डेफिनेशन आप ये भी याद रख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज वर्क. बट यहाँ पर वेक्टर लगाना क्या है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल होता है, राइट, उसी की वजह से जो वर्क के तीन टाइप वो निकलते हैं, राइट. तो या तो आप W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डी वेक्टर लिखें, या फिर वेक्टर को हटाते हैं तो एफ इंटू डी इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, क्योंकि कॉस थीटा यहां पर क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट. और अगर ये जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, अर्थात ये फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो थीटा का वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1. इसका मतलब क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ इंटू डी. इसीलिए क्या कहा जाता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है, राइट. परंतु अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो यहां पर वेक्टर लगाना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा. क्लियर. तो अब मैं आपको तीनों तरीके से बता दे रहा हूं, जो सिंपल डेफिनेशन है, जिसको आप एग्जाम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट, when a force is applied on an object and if object is displaced in the direction of force, then this is known as work. This is first definition. या in other words में हम लिख सकते हैं कि when a force is applied on an object, then the product of force and displacement in the direction of force is known as work, right. अगर हमने मान लिया कि if F is the applying force और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे W इक्वल्स टू एफ वेक्टर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय डी वेक्टर, और जब वेक्टर को हटाएंगे तो एफ इंटू डी इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा. और यहां पर थीटा क्या होता है, एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. क्लियर. अब हम यहां पर जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट को देखते हैं. तो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. क्या हो जाएगी, यहां पर जूल हो जाएगी. अब एक जूल अगर एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, जैसे 3 मार्कर पिछली बार शायद एग्जाम में पूछा भी गया था, राइट. 1 जूल, व्हाट इज 1 जूल, तो इसको हम निकालते हैं. वी हैव सीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
and displacement, force and displacement, the product of force and displacement is work. अगर हम यहाँ पर F equals to 1 न्यूटन ले लें, right? If we take F equals to 1 न्यूटन and D equals to 1 मीटर, then what would be the value of work? 1 जूल क्या होगी? 1 होगी, और यही 1 क्या कहलाएगी यहाँ पर? JULE कहलाएगी, 1 जूल। तो इस तरीके से 1 जूल की डेफिनेशन क्या होगी? If 1 Newton force is applied on an object and if the object is displaced 1 meter, then this would be known as 1 joule work, right? और हम कह सकते हैं कि if a force of 1 Newton is applied on an object and the object is displaced 1 meter in the direction of force, then work would be 1 जूल, राइट? तो वर्क कितना होगा? 1 जूल होगा। तो एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल? तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 7 अर्ग्स हो जाएगा। साथ ही साथ जो वर्क है ये वेक्टर क्वांटिटी ना होकर कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना है? ml² t माइनस का 2। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। W इक्वल्स टू होता है F इंटू डी, और यहाँ पर फोर्स क्या होता है? M इंटू A इंटू डी। अब M का क्या हो जाएगा यहाँ पर? kg, A का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, इसके और D का क्या हो जाएगा? मीटर। तो क्या बन जाएगा ये? किलोग्राम, फिर M और M मीटर स्क्वायर, और S माइनस का 2 इसको लिख सकते हैं, इसलिए किलोग्राम का M हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर हो जाएगा, और S माइनस का क्या हो जाएगा? T माइनस को 2 हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज ml² t माइनस का सेकेंड। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ वर्क। देखिए, वर्क डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर वर्क इज इक्वल्स टू होता है F इंटू डी, राइट? और जो W का मान होता है, द वैल्यू ऑफ W डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ displacement, and on this basis there are 3 types of work: positive work, negative work and zero work. Remember, either 11 marker question is asked in the examination. What do you mean by work? Write down the different types of work. तो वहाँ पर आपको तीनों के तीनों जो हैं तीनों के तीनों टाइप को आपको अटेम्प्ट करना है। और हो सकता है 5 मार्कर में आपसे पूछा जाए व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, राइट? राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क। तो हम हर एक वर्क को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। ध्यान रखें कि अगर आप फिजिक्स का उत्तर लिख रहे हैं देन यू हैव टू पुट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन एज वेल, राइट? सो द फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क क्या होता है? सी, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, इन द सेम डायरेक्शन, तो वहां पर जो वर्क होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? और हम कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, देन द वर्क डन वुड बी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगी? इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो वहां पर वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। या हम कह सकते हैं कि इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देन द वर्क डन वुड बी पॉजिटिव। क्यों होगा उसको मैथमेटिकली समझते हैं। W इक्वल्स टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब जैसे मैंने कहा कि ये एक बॉक्स लेते हैं, राइट? और इस बॉक्स में जैसे हमने ये फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, राइट? और लेट से अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वह भी इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, कुल मिलाकर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो कैसा है? एक्यूट होता है, राइट? तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? फोर्स की। और ये किसकी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल अगर क्या होता है? दिस इज फोर्स और दिस इज डी या दिस इज डी। क्लियर? डी या D1 हो जाएगा या क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा।
राइट। तो कुल मिलाकर किसी भी कंडीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो क्या होता है, एक्यूट होता है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेकर जो है हम कह सकते हैं कि 89 डिग्री तक, राइट। तो अगर यहाँ पर 0 से लेकर 89 डिग्री तक होगी तो जो cos 0 का मान होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री 89 डिग्री तक की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। लेट्स से अगर हमने मान लिया कि इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो cos 0 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इस वैल्यू को पुट करते हैं तो F इंटू डी, तो वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा F इंटू डी। इसीलिए इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और ये आप जरूर लिख कर आए। अब इसको हम क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्या हो जाएगा, इफ कार इज पुश्ड बाय अ पर्सन, और उसी डायरेक्शन में कार का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, राइट। तो यदि किसी व्यक्ति ने, जैसे मैंने कह दिया कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर कार हो जाएगी, राइट। अब अगर यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस कार को इस दिशा में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, तो इफ समबडी इज पुशिंग द कार और कार इज डिस्प्लेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वहां पर वर्क डन बाय द पर्सन वुड बी पॉजिटिव, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इफ बॉडी फॉल्स फ्रीली, जैसे मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दिस बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जी है, जो ग्रेविटेशनल, ये बॉडी नीचे की ओर फॉल हो रही है और जी की वैल्यू भी कहाँ की ओर होती है, नीचे की ओर होती है। तो वहां पर जी के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जी द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर, और यह जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर की ओर ही आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब भी किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द वेल और somebody इज पुशिंग अ बकेट फ्रॉम हियर, राइट, इस तरीके से, और ये जो है रोप को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो अगर somebody इज द रोप और अगर somebody इज पुलिंग द बकेट, अब ये जो फोर्स है वो भी ऊपर की ओर लग रहा है और बकेट भी ऊपर की ओर आ रही है, तो इस केस में उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। सेकंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, इफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अपोजिट इन डायरेक्शन और द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, राइट, तो वहां पर किया गया कार्य कितना होगा, नेगेटिव होगा, राइट। इसको हम दूसरे जो है डायग्राम से समझते हैं, राइट। दिस इज द ब्लॉक, राइट, इफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, राइट, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, डिस्प्लेसमेंट को आप डबल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जो डिस्प्लेसमेंट है वह भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है। तो वहां पर क्या होगा, जो किया गया कार्य नेगेटिव होगा। या दूसरा एंगल हम यहाँ पर ले सकते हैं, इस तरीके से हमने फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और ये फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, और इस केस में किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, राइट, मोर देन 90, तो वो क्या होता है, माइनस होता है। जैसे अगर हम माइनस का 180 डिग्री लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1, राइट। ये वाली कंडीशन में कि इस तरफ फोर्स लगाया और डायरेक्शन इसकी जस्ट अपोजिट में हो रहा है, अर्थात यहां पर एंगल कितने का बनेगा, यहां से लेकर यहां तक का पूरा 180 डिग्री का बनेगा। तो cos 180 कितना होता है, -1 होता है, इसलिए f इंटू डी इंटू क्या होगा, -1, देयरफॉर f माइनस का d, तो क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम क्या हो जाएगा,
सी व्हेन अ स्टोन रेज्ड अपवर्ड, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द हिल एरिया एंड समबडी इज रेजिंग द स्टोन, तो स्टोन के ऊपर फोर्स जो है एक तरीके से जो स्टोन का जो है स्टोन किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, राइट। स्टोन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, बट जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। मतलब जो ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की ओर होगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। देयरफॉर द वर्क वुड बी नेगेटिव। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पर उत्तर लिखने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो किया गया कार्य होगा ये किसके रिस्पेक्ट में जीरो होगा, ये जीरो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में, राइट। अगर आप इसी एग्जांपल को जैसे मैं दूसरे एग्जांपल से बताऊं, राइट, कि somebody is taking a stone upward direction, राइट, तो इसका डायरेक्शन भी किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में, और ये जो पर्सन है ये पर्सन भी किस दिशा में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसी दिशा में, विच मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द सेम। उस केस में इस पर्सन के द्वारा, राइट, तो वर्क डन बाय पर्सन वुड बी पॉजिटिव, तो इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। परंतु यदि इसी वर्क को हम किसके रिलेशन में लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए इस वर्ड को लिखना आप ना भूलें, राइट। व्हेन अ स्टोन इज रेज्ड अपवर्ड द डिस्प्लेसमेंट इन द स्टोन इज अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट, हेंस द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकेंड क्या हो जाएगा, देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ऑन अ रफ सरफेस, जैसे दिस इज योर ट्रॉली बैग, राइट, और आप इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, विच मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगी। अब आपको पता होगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, राइट। सॉरी, मैं फिर इसको फिर से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये जो बैग है, देखिए यहां पर अगर हम किसी भी, जैसे मैंने कहा कि ये किसी भी बैग को अगर हम ड्रैग करेंगे, राइट, तो ड्रैग करेंगे, जैसे समबडी ये है, ये व्यक्ति इस बैग को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और ये बैग जो है इस ओर में इसका क्या हो जाएगा, जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर ये इस ओर जो है मूव हो रहा है बैग, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है किस ओर लगेगा, इस ओर लगेगा। मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और बैग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस ओर होगा। इसीलिए जो किया गया कार्य होगा किसके रिस्पेक्ट में, फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में, वो होगा नेगेटिव। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। और यही अगर आप इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये व्यक्ति फोर्स लगाकर इसको इसी ओर पुल कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इसी ओर हो रहा है, तो वर्क डन बाय द पर्सन वुड बी पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। वैसे ही अ पर्सन टेक्स आउट वाटर फ्रॉम द बेल, राइट, तो उस कंडीशन में भी जो ग्रेविटी है उसके रिस्पेक्ट में किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा, राइट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है यहां पर, राइट, कि जब बकेट जो है ऊपर की ओर जा रही है, राइट, और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लगता है, तो ध्यान रखने व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो व्यक्ति है वो बकेट को ऊपर की ओर खींच रहा है, सो द पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो बकेट है उसका डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन बाय पर्सन वुड बी पॉजिटिव, बट ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में वही कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। चलिए अब हम तीसरा समझते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो वर्क। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड on an object and there is no displacement in that object, then the work done would be zero, right। तो वर्क कैसा होगा, जीरो होगा। या हम कह सकते हैं कि if the angle between force and displacement is 90 degree or the displacement and force of an object are perpendicular to each other
या हम ये कहें कि एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, राइट। सीधी सी बात है, अगर दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, और इनके बीच में अगर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वह क्या कहलाता है, जीरो वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरो वर्क कहलाता है। क्लियर, ये सब क्यों है, बिकॉज एफ इंटू डी इंटू कॉस क्या हो जाएगा, थीटा, और कॉस जो थीटा है, कॉस अगर हम थीटा के बराबर 90 डिग्री ले तो 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो एफ इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, 0, इसलिए डब्ल्यू वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसका सीधा एग्जांपल हो जाएगा, अ कुली वॉकिंग विद अ सूटकेस ऑन हिज हेड, राइट। एक कुली जो है वो सूटकेस को अपने सिर पर लेके चल रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कुली है, ये कुली सूटकेस को इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। और अगर हमने कहा कि जो ग्रेविटी है वो कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री। इसीलिए ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। वैसे ही अगर गुड्स को हॉर्स के द्वारा कैरी किया जा रहा है तो गुड्स भी किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और ग्रेविटी कहाँ की ओर होगी, जस्ट नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। इसीलिए ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो in this way we have studied work very comprehensively. Now we will study energy. Energy की simple definition हो जाएगी, energy is the ability to do work. तो 3 मार्कर के लिए सीधी definition हो जाएगी, energy is the ability to do work. और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि the physical quantity which produces the ability to do work in an object is known as object, right, is known as energy. So the physical quantity which produces the ability to do work in an object is known as energy, right. या फिर हम कह सकते हैं कि energy is the ability of a person or thing to do work हो जाएगा। कुल मिलाकर किसी भी तरीके से कहें, so energy is the ability to do work. एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सीजीएच यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, राइट। और यह भी क्या होती है, वर्क के समान स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वह भी वर्क के समान क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 होगा। क्लियर। अब एनर्जी कई प्रकार की होती है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एन एग्जांपल, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। अब जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम डिफरेंट टॉपिक्स में स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हमको जो स्टडी करना है वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। नाउ वी विल स्टडी मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मैकेनिकल वर्क इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, राइट। या हम कह सकते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, राइट। और मैकेनिकल एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। या हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज द राइट एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy, right. Now we will study kinetic energy, right. So the ability of an object to do work due to its motion is known as kinetic energy. केवल और केवल क्या यहाँ पर लिखना है, due to its motion. So the ability of an object to do work due to its motion is known as kinetic एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के ई। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, लेट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m having velocity v, then kinetic energy would be ke is equals to 1/2 m
v square, where m is the mass of object and v is the velocity of the object, right? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट फायर्ड फ्रॉम द क्या हो जाएगा, गन हो जाएगा। तो जब गन से, जैसे ये क्या हो जाएगी, गन हो जाएगी, राइट? यहां से जब बुलेट निकलेगी ये, तो जो बुलेट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन अ बुलेट प्रोड्यूसेस होल इन द ग्लास, राइट? और अगर हम उस ग्लास को स्टोन से क्या करते हैं, राइट? देखिए ये जैसे मैंने कहा कि ग्लास हो जाएगा, इस ग्लास पे अगर हम स्टोन को थ्रो करेंगे तो ये ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वहीं अगर इस ग्लास में अगर हम जो है बुलेट फायर करते हैं तो वो क्या कर देती है, होल क्रिएट कर देती है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज द बुलेट हैज काइनेटिक एनर्जी। जो स्टोन होता है जब उसको हम थ्रो करते हैं तो स्टोन की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसी वजह से यह जो है ग्लास को क्रैक कर देता है। बट जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से बाकी का जो दूसरा जो कांच का जो अलग अलग पोर्शन होते हैं उनमें कोई भी एक्शन नहीं हो पाती है और जो गोली है वो आर पार निकल जाती है। तो सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इट क्रिएट्स होल इन द ग्लास, राइट? वहीं अगर हम इसी ग्लास को हिट करते हैं स्टोन के द्वारा तो वह उस ग्लास को क्या कर देता है, जो है क्रैक कर देता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, फ्लोइंग वाटर हो जाएगा, राइट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, मूविंग व्हीकल हो जाएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीटियोर्स हो जाएगा या मीटेरॉइड्स हो जाएगा। जैसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन अ मीटेरॉइड्स कमिंग टुवर्ड द अर्थ वर्क एज वुड हैव इम्पैक्ट एज एटम बम, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि अर्थ पर कई क्या होती हैं, जब लैंडस्लाइड्स होता है तो उसमें बड़ी बड़ी जो हिल्स होती हैं वो मूव करती हैं, बट उनका इम्पैक्ट होता है बट वो नेग्लिजिबल होता है। वहीं अगर उससे बहुत छोटा कोई बॉडी है, जैसे हमने कहा कि मीटेरॉइड्स है, अगर वह अर्थ की ओर आता है तो वो एटम बम का पावर रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो जब लैंडस्लाइड्स होता है तो उसमें ये जो हिल होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, बट मीटियोरॉइड्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। सो व्हेनेवर अ बॉडी इज कमिंग टुवर्ड द अर्थ, राइट, वुड हैव काइनेटिक एनर्जी, और विथ द हाई काइनेटिक एनर्जी जब यह अर्थ से कोलाइड करेगा तो इट वुड हैव इम्पैक्ट लाइक एटम बम। क्लियर? सेकेंड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट्स position, deformation or orientation is known as potential energy. Again, the ability of an object to do work due to its position, deformation or orientation is known as potential energy. और potential energy को represent किया जाता है PE के द्वारा, और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, PE इक्वल्स टू mgh, वेयर m क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, g क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, एंड h इक्वल्स टू हाइट। अब जो PE होती है ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसका कारण क्या है कि देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द बिल्डिंग, राइट, और इस बिल्डिंग पर यहां पर एक क्या रखा हुआ है, स्टोन रखा हुआ है, तो इस स्टोन में क्या होगी, इस स्टोन में होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस स्टोन को इतनी ऊपर तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, राइट, वही वर्क जो है कंटेन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या बेंड करते हैं तो उसमें भी वर्क करना पड़ता है, उस वजह से जो है उसमें भी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। सिंपली, राइट, द वर्क गेट्स स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये भी कई प्रकार की होती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगी,
द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द हाइट to do work is known as gravitational potential energy, right? So the ability of an object to do work placed at a height is known as gravitational potential energy. और इसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? PE इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू क्या हो जाता है? h हो जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम दें, राइट, सो द स्टोर्ड वाटर इन डैम. देखिए डैम जो होते हैं वो हाइट पर बनाए जाते हैं और किसी सर्टेन हाइट पर जो वाटर स्टोर किया जाता है और उसी स्टोर्ड वाटर में जो एनर्जी होती है वही क्या होती है? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसीलिए जब कभी भी डैम के गेट खोले जाते हैं तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट होता है और जो है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. दूसरा हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. हम कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, द एनर्जी कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इलास्टिक फोर्सेस नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब इलास्टिसिटी क्या होती है? जब कभी भी किसी सॉलिड, राइट, जब कभी भी किसी सॉलिड मैटर को जो है क्या किया जाता है? उसके शेप में चेंज किया जाता है, राइट. तो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो उसको उसी शेप में लाने के लिए क्या होते हैं? राइट, कार्यरत होते हैं. उनको ही क्या कहा जाता है? राइट, रीजनरेटिव, राइट, रीजनरेटिव फोर्सेस कहा जाता है. सो ड्यू टू देयर इलास्टिक प्रॉपर्टी इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, स्ट्रेस्ड रबर स्ट्रिप, बेंट मेटल रॉड etc, right, such forces are generated which try to bring them to the initial state. तो जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हो जाएगा या बेंट मेटल हो जाएगी, उनमें ऐसे फोर्सेस जनरेट होते हैं जो उसको इनिशियल स्टेट में लाने का क्या करते हैं? ट्राई करते हैं. और इस वजह से उसको बेंड करने में जो वर्क लगता है वही वर्क किस रूप में स्टोर हो जाता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है. तो सिंपली द एनर्जी कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इलास्टिक फोर्सेस इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? द एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा. तो जो धनुष होता है अगर हम उसको वेंड कर देते हैं, राइट, एरो में, जैसे मैंने कहा कि ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा. और ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एरो लगा हुआ है. तो जो वेंड वो होता है, राइट, धनुष, उसकी जो उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी. और जैसे हम इस एरो को छोड़ते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. थर्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. और इस वजह से द एबिलिटी टू डू वर्क इन दैट that is energy stored in it, और उसी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. तो सिंपली द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. फोर्थ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन मूविंग चार्ज or current carrying conductor located in magnetic field is known as magnetic potential energy. Clear? तो इस तरीके से हमने जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ लिया है. हालांकि अगर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर ही पूछा जाएगा, राइट. तो इन दोनों से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाने की जो है पॉसिबिलिटी है, बट आप इन चारों को ही अच्छे से तैयार कर लें, राइट. नाउ वी विल स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है, राइट, द मस्कुलर पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल्स इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो जब कभी भी जो हमारी मसल होती है, हमारी मसल्स में क्या होती है? मसल्स में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. और जब भी हम साइकिलिंग करते हैं तो यही मसल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में. दूसरा,
स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ बो में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वही जो है एरो को क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तीसरा, अगर किसी डैम को किसी हाइट पर बनाया जाता है तो उसमें जो वाटर कंटेन होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फोर्थ क्या हो जाएगा कि यदि जो की होती है, जैसे जो पुरानी जो रिस्ट वॉचेस होती हैं उसमें हमको की को सिस्टमाइज करना होता था, तो जो की में जो सिस्टमाइजेशन ऑफ की में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वही फिर जो घड़ी के कांटे हैं उनको मूव करने में मदद करती थी। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर ले जाया जाता है तो उसमें भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ वी विल स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो जहां कहीं पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन आता है इसका सीधा सा मतलब होता है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट। और अगर एनर्जी का है तो हम एनर्जी के लिख देंगे, राइट। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Energy can be converted into one type of energy form to another energy form. Simply समझ में आपको आ गया क्या है law of conservation of energy? Energy can neither be created nor be destroyed. Only energy can be transformed from one form of energy to another form of energy. For an example यहाँ पर हो जाएगा conversion ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसका हमने बहुत अच्छे से अभी समझा था, राइट, कि जो मस्कुलर होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं, राइट, द एनर्जी इन आवर मसल्स इज मस्कुलर। जो हमारी मसल्स होती है उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब भी हम साइकिलिंग करते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ क्या हो जाएगा, बो हो जाएगा। तो जब कभी भी जो वो होता है उसको स्ट्रेच किया जाता है तो यहां पर इसमें जो स्ट्रेच जो बो होता है उसमें क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और इसी वजह से जब कभी भी हम इसको छोड़ते हैं तो ये जो एरो है ये काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करता है। उसी तरीके से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डैम का हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये इस तरीके से यहाँ पर क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है जिसमें वाटर क्या होता है, कंटेंट होता है। जब ये वाटर जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इसको जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और इसी वजह से क्या होता है, टरबाइन घूमता है, और फिर हम जो है डायनेमो का प्रयोग करके या डायनेमो का यूज करके हम जो है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ये सभी जो थे एग्जांपल्स किसके थे, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कन्वर्जन ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। तो जैसे ही कूलर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मिक्सर में किस में, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपने को पता है कि जो डायनामो होता है, डायनामो में फ्यूल का यूज करके जो कुंडली होती है, कॉइल होती है, तो डायनामो में फ्यूल का यूज करके कॉइल को जो है काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, और फिर यही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एंड क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा, ट्यूबलाइट के द्वारा, और हीट में कन्वर्ट होती है किसके द्वारा, हीटर के द्वारा, गीजर के द्वारा। फिर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो जैसे कैंडल, जब कैंडल वर्न होती है तो कैंडल की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में, लाइट में एज वेल एज हीट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन।
आई एम टीचिंग यू थ्रू माइक्रोफोन। तो ये जो माइक्रोफोन है यहाँ से जो साउंड एनर्जी है वो किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो रही है, और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर लाउड स्पीकर के माध्यम से जो आपने हेडफोन लगाया है उसके माध्यम से आपको सुनाई दे रहा होगा। तो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोफोन के द्वारा। फिर जो लाउड स्पीकर होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, लाउड स्पीकर में बदल देता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ लिखना है, और अगर 11 मार्कर में पूछा जाता है तो ये इतने उसके एग्जांपल्स भी लिख देने हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, मास एनर्जी हो जाएगा। देखिए मास क्या होता है, मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। सो मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास, और द एनर्जी because of mass is known as mass energy, right. So the energy stored in each matter due to its mass is known as mass energy, और इसको हम अल्बर्ट आइंस्टीन के स्क्वायर से भी समझ सकते हैं कि E इक्वल्स टू होता है mc स्क्वायर। इसका मतलब अगर द्रव्यमान जो है वो विशेष या स्पेसिफिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिशन हो जाएगा, राइट। व्हेन हैवी एंड बिगर न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर एंड लाइट न्यूक्लियी, राइट, देन दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। और न्यूक्लियर फिशन में जो मास में जो भी कमी आती है, जो भी मास का लॉस होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, मास एनर्जी कहते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम हो जाएगा, राइट। सो इन आवर सोलर सिस्टम सन इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन से ही हमको जो है सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अर्थ पर फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा, और ये मार्स एनर्जी की तरह ही होता है, मास एनर्जी, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। सो द एनर्जी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, या हम ये कहें कि रेडियो एक्टिव तत्वों के न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स, राइट, यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है तो इनका जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल और लाइट न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें मास की क्या होती है, लॉस होता है, और वही जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, जिसको ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और इसी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से ही या इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्या होता है, एटम बम होता है। जब एटम बम में विस्फोट होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे डिस्ट्रक्शन होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन बम हो जाएगा, सन हो जाएगा, और स्टार्स में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी ही होती है। नेक्स्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी। सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन और रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल एनर्जी। जैसे अगर हम बात करते हैं जो सेल होते हैं, प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल, तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें विभिन्न केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको ही क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो द एनर्जी कंटेन्ड इन द लाइट इमिटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, राइट। सो द एनर्जी कंटेन्ड इन द लाइट इमिटेड फ्रॉम वेरियस लाइट सोर्सेज, फॉर एन एग्जांपल सन, लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब etc इज नोन एज लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी को हमने अभी देखा है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सोलर पैनल्स के द्वारा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सोलर कुकर्स के द्वारा, राइट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है
या सोलर कुकर्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड वर्क इन डेप्थ एज वेल एज वी हैव स्टडीड एनर्जी। अब आप इसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाएं और डेफिनेटली जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यदि आप इसको इसी तरीके से एग्जाम में लिखते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि मैं बहुत ही कम शब्दों में पूरी की पूरी चीज़ों को आपको अच्छे से बता देता हूँ, राइट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।